फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है समाजवाद। बच्चों, समाजवाद दो शब्दों से मिलके बना है, समाज प्लस वाद। इस विचारधारा के लोग समाज को अपना मेन फोकल पॉइंट ऑफ एनालिसिस मानते हैं, जिसके थ्रू वो समाज को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को, इसके अर्थ को समझ लेते हैं। इसके अर्थ को समझने के लिए हमें इसकी कुछ विशेषताओं यानी कि इस विचारधारा की जो मेन फीचर्स हैं उनको डिस्कस करना पड़ेगा, जिससे हमें इसके मतलब को समझने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो समाजवाद की नंबर 1 विशेषता है वो ये है कि ये निजी संपत्ति का विरोध करता है। समाजवाद जो है बच्चों, वो निजी संपत्ति का बहुत ही ज़्यादा विरोध करता है। अकॉर्डिंग टू सोशलिज़म, तो सबसे पहले समाजवाद जो है वो निजी संपत्ति का विरोध करता है। निजी संपत्ति मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी। समाजवाद की अवधारणा में ये माना जाता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो ही सारी समाज की समस्याओं की जड़ है। जहाँ पर भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वहाँ पर सेल्फिशनेस आती है इंसान के अंदर, मेरा और तेरा की भावना आती है, जिसकी वजह से समाज में जो बुराइयाँ हैं वो फैलती हैं। कुछ लोग होते हैं जो हैव्स बन जाते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है, और कुछ लोग बन जाते हैं हैव नॉट्स, जिनके पास कोई भी बेसिक फैसिलिटी नहीं होती। और इन दोनों जो समाज के समूह के वर्ग हैं, इनमें विरोधाभास होता रहता है। बच्चों, दूसरी विशेषता यह है कि समाजवाद पूंजीवाद का विरोध करता है। बच्चों, पूंजीवाद को इंग्लिश में कैपिटलिज्म कहते हैं। ये एक तरह की ऐसी सामाजिक संरचना है जहाँ जो बिजनेसमैन होता है उसके हाथ में मेन पावर होती है। वो जो मालिक होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, और जो वर्कर्स होते हैं वो सिर्फ वेजेस पे होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, और उनकी जो स्थिति होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। तो समाजवाद जो होता है वो पूंजीवाद के खिलाफ है। पूंजीवाद में ना मुक्त व्यापार होता है कि मतलब जितने भी जो भी स्टेट के अंदर जो भी बिज़नेस करने वाले लोग हैं उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई पाबंदियाँ नहीं होती। वो फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं व्यापार करने के लिए। और इससे कई फ़ायदा भी होता है, लेकिन जो समाज के निचले तबके के लोग होते हैं इससे इनको नुकसान होता है। पर समाजवादी कहते हैं कि ये पूंजीवाद गलत है। इसमें क्या होता है, पूंजीवाद से जो अमीर लोग होते हैं वो तो और अमीर होते चले जाते हैं, जिनके पास बिजनेस होता है वो और अमीर होते जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट समाजवाद में ये माना जाता है कि उत्पादन और उसका वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन समाज के हाथ में होना चाहिए। मतलब ये कहते हैं कि उत्पादन और वितरण जो है वो एक इंसान के हाथ में ना हो कि एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जिसके पास पैसा है वो उसको खरीद रहे, ऐसा नहीं। उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन यानी कि जितने भी बिजनेस हो वो समाज के हों, सब लोगों के हों, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ना हो। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के पता है आपको खिलाफ हैं। तो जब प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ है तो ये कहते हैं कि बिजनेस जो है वो भी प्राइवेट ना हो, वो भी सारे जो हों वो सरकारी हों या सारे लोगों के हों, और उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो भी सब लोगों को बराबर तरीके से मिले। इसके अलावा ये नागरिकों के कर्तव्य और अधिकारों पर भी विचार करते हैं कि ये नहीं है कि जो इंसान है उसको सिर्फ अपने बारे में ही सोचने का हक होना चाहिए, कि मतलब मैं जो चाहूँ मैं वो करूँ और बाकी लोगों की मैं परवाह ना करूँ। ये कहते हैं कि हमारे कुछ कर्तव्य हैं और हमें समाज के अंदर रहना है जिसमें कि हम सबके बारे में सोच करके चलें। तो कुछ विशेषताएं समाजवाद की फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। पहला, ये जो है ये निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। दूसरा, पूंजीवाद का विरोध करते हैं। उत्पादन और वितरण के संसाधन ये कहते हैं कि समाज के हाथ में, और कर्तव्य और अधिकार जो है उसका पालन करें लोग। ठीक है, ऐसी इनकी मान्यता है। आइए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि यूरोप में जो समाजवाद था ये क्यों आया। यूरोप में आपका जो समाजवाद था ये क्यों आया। तो सबसे पहले अगर हम इस बारे में बात करें तो हमें पता चलेगा कि समाजवाद जो था वो यूरोप में सबसे पहले आया। उसके पीछे की कुछ इम्पॉर्टेंट बात है। वो सबसे पहले ये है कि जब यूरोप में यह समाजवाद फैल रहा था उस समय आपको पता है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति से कुछ जो विचार हैं, जैसे जो लिबर्टी का विचार है, आज़ादी का विचार है, इक्वालिटी का विचार है, बंधुत्व का विचार है, ये विचार ना दुनिया में फैल गए थे। इन विचारों को फैलने की वजह से जो लोग थे वो अब इन विचारों को भली भांति जानते थे और इनकी कमियों को भी जानने लग गए थे। तो इनका भी विरोध होने लग गया था कि भाई टू मच लिबर्टी, हम आज़ादी लोगों को दे रहे हैं और
ये जो विचार थे इनके लिए भी कुछ लोग थे जो अगेंस्ट हो गए थे इन विचारों के। तो आइए अब हम पहले जिक्र कर लेते हैं कि यूरोप में जब समाजवाद आया तो उसके पीछे की परिस्थितियाँ क्या थी। सबसे पहला फ्रांसीसी विचार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैले हुए थे, समानता, बंधुत्व, ये विचार फैले हुए थे और इन विचारों के ऊपर जो लोग थे क्वेश्चंस भी अब रेज कर रहे थे। यूरोप में जब ये विचार फैल रहा था उस समय सेकेंडली सामंतवाद जो था वो कमज़ोर हो गया था। सामंतवाद बच्चों फ्यूडलिज्म होता है जिसमें प्रॉपर्टी के मालिक सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं और ज़्यादातर लोग जो किसान उस खेत पे खेती कर रहे होते हैं वो उसके मालिक नहीं होते, वो उसमें नौकर की तरह काम करते हैं। यानी कि ज़मीन का मालिक एक खास वर्ग होता है, अमीर वर्ग होता है। जो आम जनता होती है जो बेचारी खेतों में खेती करती है उनके पास ज़मीन नहीं होती। लेकिन ये व्यवस्था अब कमज़ोर हो रही थी। आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति के चैप्टर के दौरान हमने पढ़ा था कि सामंतों के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया था, सामंती व्यवस्था कमज़ोर हो गई थी। इसके साथ ही साथ नए राष्ट्रों का वहाँ पर उदय हो रहा था, नए नेशंस आ रहे थे, आज़ाद हो करके, अलग हो करके नए नेशंस एग्जिस्टेंस में आ रहे थे। तीसरा पॉइंट बच्चों, उस समय यूरोप में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हुई वो ये थी कि औद्योगिक क्रांति यूरोप में आई। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब जो काम पहले हाथों से होता था अब वो मशीनों से होने लगा। अब जब मशीनों से होने लगा तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा, इतना उत्पादन जो बिक नहीं पा रहा था। अब उसके लिए नई नई मार्केट खोजी गई और उसकी वजह से इंडिया जैसे देश गुलाम भी बने, जहाँ पर दूसरे जो औद्योगिक बड़े बड़े अमीर देश थे वहाँ अपना प्रोड्यूस बेचने लगे। लेकिन उन देशों में क्या हो रहा था जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ गई थी, वहाँ पर जो बिजनेसमैन थे, जो पूंजीवादी लोग थे, वो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बहुत उत्पादन कर रहे थे। उनका मकसद क्या था? प्रॉफिट कमाना, कि जितना हो सके भाई हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा लें। उस प्रॉफिट को कमाने के लिए ये लोग जो थे वो जी जान से जुटे। ये लोग जो थे ये कैसे प्रॉफिट को कमा रहे थे? मज़दूरों का हक मार के। किस तरीके से? मज़दूरों की जो स्थिति वो थी वो बहुत ही ख़राब हो गई थी। 10 से 15 घंटे उनसे काम लिया जाता था, पैसे कम दिए जाते थे। जिस जगह पर रहते थे ये बेचारे मज़दूर, वहाँ पर उनके रहने सहने की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही ख़राब थी। अनहाइजीनिक कंडीशन में इन मज़दूरों को रहना पड़ता था। तो वर्ग संघर्ष बढ़ गया, मतलब मेहनत मज़दूर करते थे लेकिन उनको उसके बदले में जो कीमत थी वो नहीं मिलती थी, उसके बदले में जो फैसिलिटी नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से जो संघर्ष था मज़दूरों और पूंजीपतियों के, मालिक यानी कि पूंजीपति और मज़दूर वर्ग के बीच में जो संघर्ष था वो बढ़ गया। बच्चों नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, उस समय मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग मतलब मिडिल क्लास। जब समाजवाद की विचारधारा फैल रही थी, बेचारे मज़दूर लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उसी समय साइंस में भी बहुत प्रोग्रेस हो रही थी। काफ़ी लोग पढ़ लिख कर नए नए प्रोफेशंस में आ रहे थे, लॉयर बन रहे थे, टीचर्स बन रहे थे, प्रोफेसर्स बन रहे थे, एक्सेट्रा। तो ये जो तबका होता है इसको मिडिल क्लास का तबका कहते हैं, जो पढ़े लिखे भी होते हैं, ना बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं ना बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। ये लोग ज़्यादातर जो है समाज में बदलाव लाते हैं। तो ये मिडिल क्लास किसी भी समय में जब उदय होती है वहाँ पर क्रांति ज़रूर आती है, क्योंकि अगर मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं वो एक हद तक सहते हैं चीज़ों को, लेकिन उसके बाद जब उन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं चीज़ें तो यही लोग हैं जो सबसे पहले अपनी आवाज़ उठाते हैं। कि ये जो विचार थे समाजवाद के ये किसने दिए? तो 3 मेजर थिंकर हैं जिन्होंने ये विचार दिया। पहले हैं कार्ल मार्क्स, दूसरे हैं आपके मार्क्स, ये हैं पहले हैं आपके कार्ल मार्क्स, दूसरे हैं आपके फ्रेडरिक एंजल्स, तीसरे हैं आपके हीगल। ये मेन विचारक हैं जिन्होंने आपको ये समाजवाद के विचार दिए। हेलो बच्चों, आइए आगे हम वर्कशीट को देख लेते हैं। तो इस वर्कशीट में अगर आप देखें तो तीसरा टॉपिक जो है वो है यूरोप में बदलते हालात। यूरोप में बच्चों 3 तरह के जो विचार थे वो उस समय डोमिनेंट थे, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव।
कंजर्वेटिव थे, ये पुराना शासन तंत्र स्टेटस को, मतलब जो राजा का शासन था जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे ही। तो तीन तरह के पर्सपेक्टिव थे। एक थे पुरातनवादी, जो पुराने शासन तंत्र, जो पुराना ढांचा था उसी की फेवर में थे और वो वही चाहते थे कि वैसे ही सब चले। दूसरे थे रेडिकल आमूलचूल परिवर्तनवादी लोग, ये चाहते थे बहुमत के आधार पर शासन हो, इलेक्शंस हो, चुनाव हो। और लेकिन ये विशेषाधिकार जो जन्म के हिसाब से लोगों को मिलते थे उसके विरोध में थे और ये नहीं चाहते थे कि संपत्ति सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में हो। तीसरा उदारवादी लिबरल लोग, ये अनियंत्रित सत्ता के विरोध में थे और ये चाहते थे न्यायपालिका जो कानून बनाए उस हिसाब से शासन चले और संविधान के हिसाब से शासन चले। इसके अलावा पेरिस कम्यून जो था वो पहला संगठन बना था विश्व का जो मज़दूरों के लिए बना था। इस संगठन में के अलावा बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक क्लब्स भी बने जहाँ लोग बहस किया करते थे, डिस्कशन किया करते थे और महिलाओं की स्थिति पहले से इम्प्रूव हुई थी। आपको इसके बाद ही क्वेश्चन आंसर्स जो दिए गए हैं, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।